टीवी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। और अब से 24 घंटे पहले ही हमारे आर्मी चीफ बलूचिस्तान और खुजदार में थे और गालिबन आज सुबह तकरीबन कहते हैं कि 6 और 7 बजे के करीब पंजाब में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक बड़ी वारदात हुई। ये पंजगूर और तुर्बत के दरमियान इलाका है जो ईरानी सरहद और बॉर्डर से लगता है। मैंने कहा ना, उसमें हमारे 4 सिक्योरिटी के अहलकार की शहादतें हुई और ये आज से नहीं, पिछले पूरा साल गुजर गया। अगर अंदाज़ा लगा जाए तो इनकी तादाद सैकड़ों में ऐसी वारदातों की है। शहादतें भी ख़ासी बड़ी तादाद में हुई हैं और कहा यह जाता है कि वहाँ पर सरगर्म अमल जो BRA और BLA और जो हैं तंजीमें, उनको एक हद तक पनाह मिली हुई है, सपोर्ट मिला हुआ है और इसी सबब वो दहशतगर्दी की कामयाब कार्रवाई करने के बाद ईरानी बॉर्डर से जो है बाहर निकल जाते हैं। तफसील के लिए मैं कोयटा की ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं बुशरा कमर और हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मतीन हैदर इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। जी बुशरा, जी आपके पास क्या आप तफसील कोयटा में जिसे कहते हैं अस्करी ज़राए ने आपको दी, पंजगूर, और ज़रा ये भी बताइए कि पंजगूर और तुर्बत के दरमियान जो सरहद है मेरे ख्याल में बिल्कुल जुड़ी हुई है, जो एक पोरस कहते हैं जिसे बॉर्डर को। साहब, ये पंजगूर और तुर्बत के दरमियान का इलाका है जिसे कहा जाता है। मामूल के गश्त पर जो है सुबह 7 और 8 के दरमियान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार जो हैं वो गश्त पर थे जब ईरानी सरहद की जानिब से दहशतगर्दों ने फायरिंग की और उसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश की, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से ईरानी सरहद पर और जो है वाक़े की मजम्मत भी की गई और साथ ही साथ ईरानी हुक्काम से ये मुतालबा किया गया है कि ईरान में जो पाकिस्तान दुश्मन मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाएं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए ये कहा कि हमारे जो जवान हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और किसी भी किस्म की कोई भी दहशतगर्दी, चाहे वो पाक ईरान सरहद के करीब हो, पाक अफगान सरहद के करीब हो या किसी भी ऐसे इलाके से गैर मुल्की दहशतगर्द अगर जो है बलूचिस्तान का रुख करते हैं या किसी और जानिब बलूचिस्तान की जाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ जो मौसर कार्रवाइयां की जाएंगी। बुशरा, आप हमारे साथ रहिएगा। मतीन हैदर, अभी बुशरा जो रिपोर्ट कर रही थी और आपको इल्म है कि थोड़ा सा हम लोग मोहतात होते हैं ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए, हत्ता कि अफगानिस्तान के हवाले से या और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं। ये कोई एक पहला वाक़या नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जो ईरान का ये जो बॉर्डर है और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, सो कॉल्ड BRA BLA बलूचिस्तान के नाम पर जो तंजीमें बनी हुई हैं, बल्कि अब इसमें कोई सिंधी लिबरेशन आर्मी भी कोई आ गई है। ये वहाँ से देखिए ना कि कोई मामूली बात तो नहीं है कि उस जगह पर हमारे 4 सिक्योरिटी के अहलकार शहीद हों और जो दहशतगर्द कामयाबी से निकल भी गए हों। और ये वाक़ई सिर्फ आज नहीं बल्कि मैंने कहा ना, इससे पहले इस बेल्ट में ख़ास तौर पर हो रहे हैं जो ईरान से लगी हुई है। मतीन हैदर, तो दफ्तर ख़ारजा के ज़राए क्या कहते हैं और हमारे ISPR के तर्जुमान क्या कहते हैं? बहुत ही अंदरात वाक़या। और अव्वल तो ये कि देखिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर जो है वो मुसलसल गश्त के ऊपर होती हैं और जो ISPR का मुख्तसर एलामिया उसमें ये कहा गया है कि ये पेट्रोलिंग पार्टी थी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की और सरहद के उस पार से हमला किया गया। अभी इसकी 2 चीज़ें, एक तो इसकी तहकीकात की जा रही हैं और दूसरा जो आपने पूछा कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से यकीनी तौर पे जो भी बॉर्डर के ऊपर वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे जब भी इस किस्म के इंसिडेंट होते हैं तो डिप्लोमेटिक लेवल पे दफ्तर ख़ारजा को कन्वे कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि दफ्तर ख़ारजा को कन्वे कर दिया गया है और मिलिट्री लेवल पे भी और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी ईरान के साथ मामला उठाया गया। उनके साथ तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर की गई है और उनसे कहा गया है कि ये जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो
यकीनी तौर पे जो हमारे अस्करी ज़राए हैं, हमारे सफारती ज़राए, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान को कन्वे कर दिया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी के शोबे में बहुत वाइब्रेंट और बहुत एक्टिव कॉपरेशन है। अभी लास्ट मंथ ही ईरान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बातचीत की थी, इन्हें मुबारकबाद दी थी। उसके साथ साथ फिर ईरान के आर्मी चीफ ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ बातचीत की। तो इंटेलिजेंस लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, काउंटर टेररिज्म लेवल पे ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक ऑनगोइंग। लेकिन मतीन हैदर साहब एक अहम बात ये भी है कि अगर मुझे बुशरा दुरुस्त करें कि आर्मी चीफ अभी कुछ दिन से बलूचिस्तान में थे, गालिबन खुजदार में गए थे, और एक तो बाकायदा जिम्मेदारी कबूल करते हैं जो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान सो कॉल्ड है, और यहाँ पर जो वारदातें होती हैं बुशरा। लेकिन अब जो है जो ईरानी बॉर्डर से हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उस तरह कबूल नहीं की जाती, ये जो चले जाते हैं। लेकिन ऐसा तो लगता है ना कि ये जो बलूचिस्तान का बॉर्डर जहाँ जहाँ ईरान और अफगानिस्तान से लगा है, यहाँ उनकी आमदरफ्त बड़ी आसानी से हो जाती है। भारी असला लेके आते हैं, उनमें सॉरी टू से अफगानी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, पंजाबी तालिबान, लश्कर, सिपा, और फिर ये जो BRA, BLA, पता नहीं क्या क्या नाम उनके कहते हैं, कुछ सिंध आर्मी भी बन गई है, ऐसा है ना बुशरा? देखिए मुजाहिद साहब, जिस तरह से पहली मर्तबा ये सूरत हाल देखी है कि ईरान की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो हमला किया गया है, ईरानी बॉर्डर का इस्तेमाल किया गया है, तो इस पर अब सूरत हाल यही सामने आ रही है कि जो तालिबान हैं वो अफगानिस्तान बॉर्डर से भी पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर रहे हैं। अब ईरान की बॉर्डर की जानिब जो उन्होंने रुख कर लिया है। मुख्तलिफ तंजीमें जो यहाँ पर सरगर्म थी, जो फौज है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने मौसर कार्रवाइयां करते हुए बलूचिस्तान से तो तकरीबन उनका खात्मा कर ही दिया है। अब जब खात्मा हो गया है तो फिर से एक मरतबा जो ताकतें अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी करीबी बॉर्डर से जो है एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ जाए और यहाँ की जो सूरत हाल है उसको अमन और अमान की सूरत हाल को खराब किया जाए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग लगाई जा रही है और फेंसिंग लगाकर इन रास्तों को बंद किया जा रहा है ताकि किसी भी रास्ते से कोई भी दहशतगर्द बलूचिस्तान पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। तो ईरानी सरहद का उन्होंने अब इस्तेमाल करके देखा कि शायद वहां से उनके लिए कोई रास्ते इतने आसान होंगे जो बड़ी आसानी से घुस सकेंगे, लेकिन वहां भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा क्योंकि जो वाकया पेश आया इसके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी वहां पर की गई है। इस जवाबी कार्रवाई के हवाले से ताहाल जो बाकी इतलात हैं वो अब तक सामने नहीं आ सकी कि क्या इस जवाबी कार्रवाई पर जो ईरानी फोर्सेस, ईरान की बॉर्डर की जानिब से दहशतगर्दों ने हमला किया था, जो पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई, वहां भी कोई नुकसान हुआ है या अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। ताहाल जो है अब तक यही इतलात है कि ईरानी बॉर्डर को मजीद सख्त वहां पे सख्ती कर दी गई है और अगर कोई भी ऐसे अनासर जो बलूचिस्तान में अमन अमान को खराब करना चाहते हैं और दोबारा से बलूचिस्तान का रुख करना चाहते हैं। बुशरा मैं जी बुशरा मतीन नजर आप माशाल्लाह मैंने कहा ना कि बड़ी इस पे गहरी नजर रखते हैं, और हाल ही में ये खबर आई थी कि जो एक सो कॉल्ड बलोच ग्रुप भी जो था, जो आप नाम तो खैर आपको पता है ये बदलते रहते हैं अपने वक्त के साथ और अपने चेहरे बदलते रहते हैं, इनका बाकायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान में इन्होंने जाके उनके हाथ में बैत ली, तो इस तरह कुछ लगता है। और आप इंडियन फैक्टर तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, इंडिया ये समझता है कि अगर वो खुद आएगा तो एक्सपोज हो जाएगा। अब उन्होंने ये जो हमारे दोनों बॉर्डर हैं ख़ास तौर पर जो कशीदा रहे हैं, जो हमेशा सॉरी टू से, और वो बॉर्डर भी इतने तवील, आपको भी इल्म है कि कितने तवील हैं, और वो जंगल और पहाड़ आना जाना आसान है। तो इसमें क्या हम आप नहीं समझते कि जो इस्लामाबाद में बैठी हुई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ये पेश नज़र है कि ईरान अफगानिस्तान कोई अलग अलग नहीं है, इनके बॉर्डर जहाँ से दहशतगर्द आते जाते हैं, इन दहशतगर्द आपस में रिश्ते भी कोई खुफिया नहीं है, चाहे मैंने कहा ना जो जिन तंजीमों या का नाम ले रहा था मतीन हैदर। जी बिल्कुल बेली साहब, देखिए जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बॉर्डर के साथ साथ ऑपरेट कर रही है उनके आपस में बड़े गहरे रवाबत है। जिस तंजीम की तरफ आपने जिक्र किया उसका मैं बता दूं, ये नजीब ब्रिगेड जो बिल्कुल एक जो है वो दहशतगर्द तंजीम है और प्रोलिफरेट कर रही है। तो जो बलूचिस्तान में इस वक्त जो शरपसंदों की तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें जिन पर पाबंदी लग चुकी हुई है,
न सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से आलमी सतह पे उनकी सतह पे उनके अफगानिस्तान के साथ जो वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और इसके पीछे कौन है? जब पाकिस्तान ने हाल ही में दहशतगर्दी पे भारतीय दहशतगर्दी पे मबनी डोजियर दिया, उसमें ये तमाम तर चीजें बताई गई हैं। वेस्टर्न कम्युनिटी को कौमी सलामती जो हमारे की सलामती कौंसिल उसके मुस्तकिल अरकान को ये डोजियर्स की कापियाँ दी गई, स्टेट डिपार्टमेंट में दी गई, अक़वाम मुत्तहिदा में दी गई, तमाम तर जो ममालिक हैं उनके साथ ये शेयर की गई। लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारे साथ वो ये है कि हम जो इस वक्त अपना केस है, अपना बयानिया है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के खिलाफ, वो मौसर अंदाज में हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए वेस्ट हमारी कहानी जो है वो सुनता तो है, लेकिन मतीन हैदर आपने दुरुस्त कहा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बड़ा सेंसिटिव मामला है हमारे ईरान से रिलेशन का, हद तक अफगानिस्तान है। बुशरा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो जो यानी क्या कोयटा में बैठे हुई जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है, उससे ज़्यादा जो कंट्रोल में लोग बैठे हैं, वो ये समझते हैं ना कि जो सो कॉल्ड लिबरेशन के नाम पर जो तंजीमें BRA BLA जैसे मैंने कहा, उसमें सुन्नी शिया ये सब मिलके इनके लिए वो बॉर्डर बहुत आसान है आना जाना। और ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कोयटा शुरा हम सबको पता है तालिबान की, इन्हें यहाँ पनाह भी मिल रही है। बुशरा, पहले की बातें थी कि यहाँ पर उन्हें पनाह मिल रही थी, लेकिन अब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर ऑपरेशन और जहाँ से भी कहीं कोई ऐसी वारदात होती है, कोई ऐसा वाकया रोनुमा होता है, तो फौरी तौर पर उस इलाके में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन करके उनके उन ठिकानों को ना सिर्फ तबाह किया जाता है, बल्कि हमने देखा है कि दहशतगर्दों का जानी नुकसान भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। उनकी वो अपनी जानें भी वहां पर गंवा देते हैं। तो इस सूरत हाल में यही नजर आ रहा है कि चाहे बलूचिस्तान को, अगर वो बलूचिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और ये बॉर्डर उनको आसान लग रहा है, तो ईरानी बॉर्डर पर भी फिर उसी तरह से सख्तियां कर दी जाएंगी जिस तरह से जो है पाकिस्तान ठीक है। बुशरा कमर हमारी ब्यूरो चीफ कोयटा हमें बता रही थी कि ईरानी बॉर्डर से जो कुछ हो रहा है उस पर ख़ासतौर पर बलूचिस्तान का अंदरून उनके ठिकानों पर निशाना बनाया गया। और मतीन हैदर बता रहे थे कि बड़े यानी गैर मामूली तौर पर हमारे दफ्तर खारजा ने और हमारे अस्करी ज़राए ने तेहरान को मैसेज दिया है कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त ना सिर्फ कार्रवाई करें बल्कि उनको एतमाद में भी दें। इसी के साथ ही हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और मैं देख रहा हूँ कि एक बार फिर मियाँ साहब की जो है वो आमद है के चर्चे सुन रहे हैं। मरियम बीबी तो आने वाली हैं ही शायद 22 जनवरी को। और लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मुमताज़ माहिर कानून चौधरी साहब जो बड़ी शरीफों पर गहरी नज़र रखते हैं, वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ किसी सूरत में वापस नहीं आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में मुजाहिद बिलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और मरियम नवाज़ बीबी के बारे में तो शायद हतमी तौर पर नून लीग की क़यादत ये दावा कर रही है कि वो 22 जनवरी को उनकी आमद यकीनी है। जहाँ तक मियाँ नवाज़ शरीफ की आमद का ताल्लुक़ है तो एक से कई बार ये कहा गया कि वो आने वाले हैं या आएंगे, लेकिन जो अवामिल हैं उनमें और या जो असबाब हैं उनका एक सबब ख़ुद नून लीग के अंदर है कि बहरहाल जो शहबाज शरीफ और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वही समझते हैं कि अगर मियाँ साहब और उनकी साहबजादी वतन आ गए, लाहौर में आकर बैठ गए, तो शायद उनकी सियासत उस तरह न चल सके जिस तरह चल रही है। एक वाज़ेह तौर पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शरीफ ख़ानदान कोई अलग हो रहा है या तकसीम हो रहा है। इनके माली मफादात ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये कभी अलग नहीं हो सकते। अब जब कि मरियम नवाज़ बीबी की आने की खबर 22 जनवरी को है, मियाँ साहब के बारे में भी उनके हामी कह रहे आ रहे हैं, तो हमारे चौधरी हसन ने इंतहाई दो टोक अल्फाज में कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वतनवासी नहीं होगी। देखिए चौधरी साहब हसन साहब को क्या कह रहे हैं। नज़र नहीं आते नवाज शरीफ के आने के, और उसकी वजह ये नहीं है असम्बलियाँ और उसकी अक्सरियत या वो
मतलब आए और उसको रिसीव कर रहा हो गवर्नर और उसको उसके घर को डिक्लेयर किया जाए जेल और उसमें उसको रखा जाए, रहने दिया जाए जब तक उसकी बेल नहीं होती या अपील का फैसला नहीं होता। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के लिए मुश्किल हो गया आना जब से उस पे इल्ज़ाम लगा है कि उसने लंदन में एक प्लान बनाया, कॉन्स्पिरेसी की, एक साजिश की और उस साजिश, उस लंदन की साजिश की पर अमल करते हुए वो अरशद शरीफ को कत्ल किया गया और इमरान खान को गोलियां मारी गई। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान आना उनका बड़ा मुश्किल हो। तो हमारे मुमताज़ माहिर कानून पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर दाखिला भी रहे उनका दावा है और यकीनन चौधरी साहब की इस बात को सुनकर उनकी हलीफ जमात और ख़ुद उनकी क़यादत भी खुश नहीं होगी, लेकिन बहरहाल चौधरी एतराज़न है। मैंने लंदन में रब्ता किया है बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ से। मियाँ साहब शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लंदन में आमतौर पर कहा तो यही जाता है कि वकीलों से और बैरिस्टरों से अगर गुफ्तगू की जाए तो उसके पैसे लिए जाते हैं, लेकिन आप बड़ी मेहरबानी फरमाते हैं। तो बताएं, मरियम बीबी की तो वापसी की खबरें आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब की एक से कई बार आमद की खबर हुई, लेकिन फिर वो खबर जो है पसमंदर में चली जाती है। अभी हमारे चौधरी साहब ने भी कुछ कहा है इस पर भी, लेकिन आपका क्या ख्याल है बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ? जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहबा का आ रहा है। मैंने देखा जब से उन्होंने पार्टी उहदा संभाला, ये बताया जा रहा है कि मरियम साहबा जल्दी पाकिस्तान यहाँ से यूके से जा रही हैं और वहाँ पे पार्टी संभालेंगी। आप देखें जब अब उनके पास अच्छा पार्टी उहदा भी है पास में, तो उनकी जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं रही। मादी में तो आपने देखा कि उन्होंने ज़्यादा मुश्किलात खड़ी की हैं अपने लिए और पार्टी के लिए। जो उनकी अप्रोच थी, जैसे वो अग्रेसिव चली हैं, उनकी जो मियाँ साहब के बिल्कुल बरक्स उन्होंने कोशिश की है पार्टी को लेकर चलना। जिस तरह वो उनकी स्पीचेज भी थी और जिस तरह उनका सोशल मीडिया में भी रोल रहा है, आपने देखा जैसे उन्होंने शशि साहब के लिए भी एक ट्वीट की पहले, जिसकी क्रिटिसिज्म का सामना करते उन्होंने फिर उसको डिलीट किया और कहा जी मेरा ये मकसद है। लेकिन उन्होंने भी इस तरह की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी मरियम साहबा में तो नहीं है। उनकी नजरिए, उनको जो उनका जो असुब है या जो पर्सनल वो जो उनका जो अटैक है वो ज़्यादा हो जाता है, बजाय वो अपनी सियासी कैरियर पे तवज्जो दें या वो मुल्क की मफाद को देखें। इसलिए जैसे मरियम साहब उनके साथ जो 2-3 और इनकी जो पार्टी में जो इनके जो फीमेल इनकी जो लीडरशिप है, अगर आप इनको देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी को ये संभाल सकेंगी। लेकिन देखें अगर उन्होंने या मियाँ साहब ने उनको गाइड किया कि वो डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ अब वापस आती हैं लेकर चलने के बाद। सर आप अगर अभी आज ही हमारे चौधरी एतराज़न मुमताज़ माहिर कानून भी हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनके बयानों से अपने भी खफा रहते हैं, बेगाने तो कभी खुश होंगे ही नहीं। तो उन्होंने तो ये कह दिया है बड़े दो टोक अल्फाज में, बल्कि एक कदम और बढ़ करके कि चौधरी के मियाँ साहब नहीं आएंगे। और एक और बड़ा सबब बताया उन्होंने कि एक जो साजिश का इल्ज़ाम उन पे लगा, खैर मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो कंफर्म नहीं है, कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो आपके लंदन ही से खबर आई थी। तो जो चौधरी साहब इतने यकीन से क्यों कह रहे हैं, क्या आइनी मसला है या सियासी मसला है बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ? जी बरेलवी साहब, देखिए मैं 2-3 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में, मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो पाकिस्तान नेशनल है। उनको कोई भी नहीं रोक सकता अगर वो पाकिस्तान आना चाहे, और अगर वो ना आना चाहे तो उन्हें कोई मजबूर भी नहीं कर सकता। ये उनकी अपनी मियाँ साहब की सौंपदेद है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं या नहीं चाहते। जहाँ तक अगर वो नहीं आते तो देखें पार्टी तो उनकी इस टाइम बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है मियाँ साहब के बगैर। आपने देखा उनके बच्चों में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब में या किसी में भी वो सियासी बसीरत देखने में
में नहीं है, जो मियाँ साहब की अपनी है, जो उनका अपना रख रखा हुआ है, जिस तरह वो खुद पार्टी को हैंडल करते हैं, उनके बाद कोई भी नहीं कर सका। अगर तो मियाँ साहब ने अब बैलेंस करना है कि वो रिस्क लेते हैं, पाकिस्तान आके अपने मुकदमात का सामना करते हैं, या फिर वो यहाँ रह के कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं, ये उन्होंने अपना रिस्क फैक्टर देखना और बैलेंस करना है। लेकिन जहाँ तक देखने में आ रहा है, जो मतलब उनके वर्कर्स की उनकी अपनी जो बॉडी लैंग्वेज बताती है, उसमें नहीं लगता कि मियाँ साहब वापस जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, हमारे बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ का ये कहना था, बड़े तफसील से बता रहे थे कि मियाँ साहब में अब तक क्या मसाइल रहे हैं और मुस्तक़बिल में क्या सूरत हाल होगी। एक और बड़ी ख़बर, बल्कि सबसे बड़ी ख़बर, एक बात कही जाती है कि तहरीक इंसाफ के जो पैदर पे हमले हो रहे थे, उसका जवाब हुकूमत ने, यानी शहबाज हुकूमत ने इस तरह दिया कि 127 अरकान में से 35 के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद करता है। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था ना कि हुकूमत ने जवाबी हमले के तौर पर वो जो तहरीक इंसाफ के अरकान ने 127 ने इस्तीफ़े भेजे थे, उनमें से 35 सरकर्दा सियासी क़यादत के वापस ले लिए। और ये देखना है कि ये जो हमारे राजा परवेज़ साहब ने जो उन्हें ज़ाती तौर पर बुलाया था, और फिर कोई 5-6 माह तक ये जनाब एक सर जंग जारी रही, राजा साहब बुलाते रहे कि जनाब, और आखिर में उन्होंने जून में 4 दिन दिए कि आप आ जाएं। और अब बड़े ड्रामाई तौर पर जुलाई, अगस्त, सितंबर गुजर गया, और ग़ालिबन इसका सबब ये है कि ये जो पंजाब और KP में असम्बलियाँ तहलील की गईं, उसके जवाब में हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने स्पीकर साहब को कहा कि इनमें से 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएँ। हाँ, उसमें हमारे शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं। अब उसूली और आइनी तौर पर देखना ये है कि जिस तरह पंजाब असम्बली और KP असम्बली के टूटने से वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होंगे, तो क्या 35 नशिस्तों पर भी ज़िमनी इलेक्शन होंगे? और क्या जिस तरह पिछली बार इमरान खान साहब 7 नशिस्तों पर ने इलेक्शन लड़ा था ज़िमनी, अब 35 नशिस्तों में लड़ेंगे? तो हमारे फवाद चौधरी साहब ने तो यही ट्वीट किया है, और उनके तर्जुमान यही कहते नज़र आ रहे हैं कि 35 नशिस्तों पर भी अगर इलेक्शन लड़ा पड़ा हमें ज़िमनी, तो हम 35 की 35 नशिस्तों पर इमरान खान साहब को दोबारा लड़ाएंगे। अगर शायद उसका सबब यह भी है कि पास में हमने देखा कि 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाब में कौमी असम्बली की जो 8 नशिस्तों में से 6 पर PTI कामयाब हुई थी। इन सारी नशिस्तों पर इमरान खान लड़े थे, और अब दोबारा भी ये कहते हैं। उससे पहले अगर हम पंजाब के देखें, जुलाई में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब में हुए थे, और पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों में से 15 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में, जी हाँ, पंजाब में PTI कामयाब हुई थी। तो जो भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, चाहे जुलाई के, अक्टूबर के, उनमें पीपल्स तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। और अगर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी, अगर 35 नशिस्तों पर कप्तान यानी खान साहब ने दोबारा लड़ने का फ़ैसला किया, फिर अगर पंजाब असम्बली और पंजाब असम्बली और KP असम्बली में भी इलेक्शन कराने पड़े, ज़िमनी इलेक्शन जिसका आइनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन पाबंद है, तो क्या ये मुमकिन होगा कि पंजाब असम्बली की 371, खैबर पख्तूनख्वा की 168 एलमन, और फिर ये 35 नशिस्तें मिलाकर ये तो आम इलेक्शन हो जाएंगे, जिसमें लगता है कि हुकूमत गुरेज भी करेगी। और वाज़े तौर पर उसका मौक़िफ़ आ भी गया है कि हम किसी सूरत अगस्त से पहले आम इंतखाबात नहीं कराएंगे। हमारे साथ ज़ैन अली भट्टी हैं, मुशीर भी हैं, तजिया निगार भी हैं। भट्टी साहब, जो 35 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, क्या PTI इन सीटों पर इलेक्शन लड़ने को तैयार है? क्या खबर है आपके पास ज़ैन अली भट्टी साहब? सबसे पहले तो जी PTI वाले जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो कहा है कि हम 35 रेजिग्नेशन मंजूर हुए हैं,
कौमी असम्बली से इनके अरकान के। तो उसके बाद जो है वो जो हमें खबर आई है, जो मुझ तक खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद कैंडिडेट होंगे इन तमाम की तमाम नशिस्तों पर। लेकिन बात ये है कि जी जिस तरह पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है और 35 इस्तीफे यहाँ से भी आ गए हैं जो मंजूर हो गए हैं, तो 35 नशिस्तें वो भी खाली हैं। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले चंद रोज में मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का जो माहौल है वो बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, यकीनन आपकी एक राय है और बड़ी मुस्तनद ज़राए से ही राय होगी, लेकिन हुकूमती तर्जुमान तो ये कहते हैं और जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो क्यों अपनी वजारतें छोड़ें, वज़ीर आज़म छोड़ें, और वो तो दो टोक अल्फाज में कहते हैं, ख़ासतौर पर ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद, सॉरी ये जो पंजाब असम्बली की और केपी की असम्बली की तहलील के बाद उन्होंने कहा है अगस्त में भी हम फैसला करेंगे कि हम इलेक्शन कराएं ना कराएं। भट्टी साहब, आप देखना जी, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अब फाइनेंशियल क्राइसिस आप देख रहे हैं और आपको नेशनली और इंटरनेशनली आप जो चीज़ों को इंटर रिलेट करें तो आप पाकिस्तान की जो मौशी इंस्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली इंटरलिंक है या इनडायरेक्टली इंटरलिंक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। तो मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक इंडस्ट्री का आए रोज बंद हो जाना और लोगों का बेरोजगार हो जाना और हमारी जो इकोनॉमी है उसको जो है वो बुरी तरह जो है वो मुतासिर हो रही है इस गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि बिलाखिर चंद दिनों की बात है, मजबूरन या जिस तरह भी है इनको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और इसके बगैर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो मौशी उसका और कोई चारा नहीं है। वाहिद जो सोल्यूशन है या जो वाहिद हल है वो इलेक्शन। लेकिन भट्टी साहब, मैंने भी थोड़ा सा एक तालिब इल्म की हैसियत से कह सकता हूँ कि महंगाई के सबब तो कभी हमने हुकूमतें आती जाती नहीं देखी, बल्कि सड़कों से भी मुजाहरों से भी हुकूमतें नहीं जाती। इसमें तो बड़ा फैक्टर तो सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का होता है ना। ये पिंडी आप पारा मारूफ मानों में भी लोग अब इस्तेमाल करने लगे हैं, और फिर ये क्यों हुकूमत छोड़ेंगे, इतनी आसानी से छोड़ देंगे जरदारी और शरीफ भट्टी साहब, सिर्फ महंगाई के सबब, मईशत के सबब? मैं आपसे अर्ज करता हूँ जनाब, बात सिर्फ ये है कि जी जब बात मुल्क की आ जाए और जब जो है वो मुल्क से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जब मुल्क की सालमियत की बात है और मुल्क के अंदरूनी तौर पे और उसको जो है वो इंटरनेशनली आगे ले जाने की बात है, उसके अंदर जब तक मुल्क के अंदर जो है वो सियासी तौर पे चीजें स्टेबल नहीं होंगी, मौशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं। बात सिर्फ ये है कि अब बुरी तरह तो ये एक्सपोज हो चुके हैं पिछले 7 से 10 माह के अंदर, ना तो ये इनसे डॉलर का रेट कंट्रोल हो पाया है, और ये जो मसनूई सहारा ये दिया जा रहा है, जिस तरह ये क्लेम कर रहे थे कि मियां साहब, मैं फिर इस बात पर इसरार करूंगा कि जिस तरह इक़्तिदार इन लोगों को दिया गया है, और ये कोई ओपन सीक्रेट है, आपको इल्म है कि 194 वोट किस तरह इकट्ठे किए गए। वो लोग जो जिस दिन 20 लोग बैठ गए थे जाके सिंध हाउस में, उस दिन वाज़े लग रहा था कि इमरान खान साहब को उनके साथ ही छोड़ बैठे हैं। और उसके बाद जो बैसाखियाँ उनके साथ लगी हुई थी, 7 MKM की, और बाप लगे हुए थे 5-6 बाप, सॉरी टू से बाप का बाप मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बात कर रहा हूँ, 2 बुकटी लगे थे, मैंगल लगे हुए थे, इन्हें तो छोड़ नहीं था। तो जिस तरह इनको इक़्तिदार से हटाया गया और जिस तरह इनको गिनती पूरी की गई शहबाज हुकूमत की गालिबन 2 वोटों से, वो कैसे आप बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट जो इन्हें लाती है या हटाती है उसके ये इक़्तिदार छोड़ दें, जैसा कि आपकी ख्वाहिश है कि महंगाई के सबब लोग सड़कों में निकल आएंगे और इनसे हुकूमत नहीं चलेगी? भट्टी साहब, नहीं, मेरा ख्याल है कि जी ये खुद इक़्तिदार से जो है वो इसलिए चिमटे हुए हैं कि पब्लिक में तो ये बिल्कुल फेल हो गए, और जितना लोगों में इनके बारे में फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है, या जितना जो वो लोग हैं इनकी गवर्नेंस बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं पब्लिक में, मेरा ख्याल है कि ये तो राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इन्हें अब भागने की या छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
हमारे भट्टी साहब का इसरार है, लेकिन जो सूरत हाल है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है, जहां पर 371, जी हाँ 371, यानी कौमी असम्बली की टोटल नशिस्तें 342 हैं। उससे ज़्यादा पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं, जहां हुकूमत को आइनी तौर पर 60 दिन में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। फिर 150 से ऊपर नशिस्तें केपी की हैं, तो ये तकरीबन कोई 500 साढ़े 500 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, और उसमें साथ में 35 नशिस्तें ये भी शामिल कर ली जाएं तो जनाब अंदाज़ा लगा लें। और फिर ये भी कहा जाता है कि सिंध असम्बली में जो पीटीआई के अरकान हैं 14, वो भी हुकूमत छोड़ देंगे, सूबाई असम्बली वाले भी छोड़ देंगे, बलूचिस्तान में भी चले आएंगे। तो इस मजमूई सूरत हाल के पस मंज़र में देखें, यानी कम से कम 600 के करीब नशिस्तें होंगी सूबाई और कौमी असम्बली की, जहां 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराने होंगे, जो कतई तौर पर मुमकिन नहीं, भले वो 1 या 2 या 3 मरहलों में हों। इस सूरत हाल के नतीजे में आने वाले दिन में क्या हम बड़ी तब्दीलियाँ देख रहे हैं, कुछ कहना फिर वक्त जो है वो इसलिए कहते हुए मैं मोहतात रहूँगा कि सियासत में अब मुआवजे भी होने लगे हैं। ये मुआवजा ही होगा कि 600 कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हों। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।